भैरवपुर, एक छोटा सा शांत और सीधा साधा गांव। लेकिन इसी भैरवपुर में एक ऐसा घर था जिसके बाहर से सब कुछ चमकता था और अंदर से सब कुछ सूखा। उस घर के मालिक थे धर्मवीर सिंह। गांव में कोई ऐसा नहीं था जिसने धर्मवीर सिंह का नाम न सुना हो। बड़े खेत, 2 ट्रैक्टर, 3 गोदाम, पक्के मकान और हर जगह उसका दबदबा। एक दिन धर्मवीर सिंह अपने आंगन में कुर्सी डालकर बैठा हुआ था। सामने नौकर खड़ा था। अंदर से उसकी पत्नी शांति देवी चाय लेकर आ रही थी। आज मजदूर थोड़े कम आए हैं। कम आए हैं तो क्या हुआ, कल और आ जाएंगे। आपको पता है, इस बार गांव में सब परेशान हैं। किसी की भी फसल ठीक नहीं हुई। हाँ मैं जानता हूँ, पर फसल उनकी खराब हुई है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। हर बार मुनाफा ही सब कुछ नहीं होता। दुनिया मुनाफे से चलती है शांति, भावनाओं से नहीं। शांति देवी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन चुप रह गईं, क्योंकि वो जानती थी धर्मवीर के सामने दया की बात करना पत्थर से पानी मांगने जैसा था। इसी भैरवपुर के दूसरे कोने में एक टूटा सा कच्चा घर था। लटकती छत, फटी चारपाई। ये घर था रमेश का। रमेश खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी सुनीता चूल्हे के पास बैठी थी और उनका बेटा मोहन स्कूल की कॉपी ढूंढ रहा था। माँ, मेरी नीली वाली कॉपी नहीं मिल रही। वहीं पुरानी अलमारी में देखो, रखी होगी वहीं पर। कहाँ जाएगी? जल्दी कर बेटा, आज लेट हो गया तो मास्टर जी फिर डांटेंगे। बाबा, आज फीस भरनी होगी। रमेश के हाथ रुक गए। बेटा, फीस क्या आज ही देनी है? हाँ बाबा, मैम ने 1-2 दिन में भरने को बोला था। सुनीता ने रमेश की तरफ देखा, रमेश ने जमीन की तरफ। तभी सुनीता कहने लगी, कल राशन भी खत्म हो गया था, घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। रमेश रोज की तरह काम पर निकल पड़ा, पर आज उसके कदम भारी थे। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही। आज पैसों का इंतजाम मैं कहाँ से करूँ? इतनी मेहनत के बाद भी बस पेट भरने का ही सोचते रह जाते हैं। रमेश के पास अपना खेत नहीं था। वो धर्मवीर सिंह के खेतों में मजदूरी करता था। खेत में पहले से कई मजदूर काम कर रहे थे। धर्मवीर सिंह वहीं खड़ा निगरानी कर रहा था। तेज चलाओ हाथ, दिन नहीं भरने हैं यहाँ। धूप सिर पर चढ़ने से पहले काम निपटना चाहिए। रमेश चुपचाप अपनी जगह पर लग गया। दोपहर का समय हो गया। सूरज सिर पर आ चुका था। सबके चेहरे पसीने से भीग चुके थे। साहब, थोड़ा पानी पीने को मिलेगा क्या? कोई जरूरत नहीं है, अभी 1 घंटे बाद खाने का समय मिलेगा, उसमें पी लेना पानी। तुम लोगों के पास तो काम न करने के 100 बहाने हैं। एक तो पहले मुझसे ही उधार मांगते हैं, फिर मुझसे ही काम मांगते हैं और फिर काम में भी आनाकानी। शाम को काम खत्म हुआ और सब मजदूरों को उनके पैसे मिल गए। घर पहुंचते ही मोहन दरवाजे पर आ गया। बाबा, मेरी फीस। रमेश चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा। क्या हुआ जी, पैसों की कुछ व्यवस्था नहीं हुई क्या? इतने से पैसों से क्या होगा सुनीता, तुम तो जानती ही हो महंगाई कितनी है। इसमें मैं फीस भरूं या घर चलाऊं? कोई बात नहीं, आप खाना खा लो। खाना खाकर सभी सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह मोहन खाट पर परेशान बैठा होता है। क्या हुआ रमेश? कुछ नहीं सुनीता, आज काम नहीं है। कल उतना ही काम था, सो करके निपटा दिया। कब तक ऐसे चलेगा रमेश? कभी कभी लगता है काश हमारी भी थोड़ी सी जमीन होती। जमीन तो थी सुनीता, मेरे बाबूजी की थी, पर हालात ऐसे बने कि वह धर्मवीर सिंह के पास चली गई। तुमने पहले कभी नहीं बताया इस बारे में। क्योंकि बताने से हमारी जमीन वापस तो नहीं आ जाएगी ना। दोपहर में मोहन आया और रमेश से कहने लगा, बाबा, आज मैं स्कूल गया था तो मास्टर जी बोल रहे थे अगर कल फीस नहीं लाए तो मैं तुम्हारा नाम काट दूंगा। ये सुनकर रमेश खुद को रोक नहीं पाया और वो उसी रास्ते पर चल पड़ा जहाँ वो जाना नहीं चाहता था, धर्मवीर के घर पर। सेठ जी, सेठ जी। कौन है? जी, मैं रमेश। क्या काम है? साहब, थोड़ा अनाज उधार चाहिए और थोड़े पैसे भी मिल जाते। कितनी बार कहा है मुझे, उधार पसंद नहीं है, फिर भी तुम लोग मुंह उठाकर आ जाते हैं। तो साहब इस बार दे दीजिए। बच्चे की फीस नहीं भरी तो नाम कट जाएगा, या फिर आप कोई काम बता दीजिए। बच्चे की फीस भरनी है। बच्चे की फीस अगर भरी नहीं जाती तो उसे अच्छे स्कूल में क्यों पढ़ाते हो? बड़े आए कलेक्टर बनाने। अच्छा, एक काम करो, वो पुरानी गोदाम साफ कर दो। ठीक है साहब, अभी कर देता हूँ। रमेश चुपचाप धर्मवीर सिंह के घर से निकल आया था। वो जानता था कि पूरा गोदाम साफ करना सिर्फ काम नहीं है,
ये इज्जत की एक परीक्षा है, क्योंकि इस गोदाम को सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। बस आज का दिन निकल जाए, कल मोहन की फीस भर दूंगा और घर में आटा भी आ जाएगा। अरे यहाँ तो बहुत गंदगी है, शायद इसी वजह से सेठ जी ने मुझे ये कहा। चलो कोई बात, बच्चे के लिए सब चलेगा। रमेश अपने काम में लग गया। वो हर जगह अच्छी तरह सफाई कर रहा था। तभी अचानक झाड़ू चलाते समय उसे एक पुराना लकड़ी का बक्सा दिखा। अरे ये बक्सा कैसा है? देखता हूँ इसमें क्या है। उसमें पुराने कागज, रजिस्टर और कुछ फटे हुए दस्तावेज पड़े थे। रमेश ने यूं ही एक कागज उठा लिया। धीरे धीरे वो उस कागज को पढ़ने लगा। खसरा नंबर, खेत नाम हरि प्रसाद। अरे ये तो मेरे पिताजी के खेत के कागज है और ये अभी तक उन्हीं के नाम है। ये कैसे हो सकता है? ये पढ़कर रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी वहां किसी के पैरों की आवाज आई। रमेश ने जल्दी से उन दस्तावेजों को उसी बक्से में रख दिया। अरे भाई रमेश, कितनी देर लगाओगे? पूरा एक दिन ले लोगे क्या? काम हो गया या नहीं? जी मालिक, हो गया है। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे और ये थोड़ा अनाज भी ले जाओ। धन्यवाद साहब। रमेश ने चुपचाप पैसे और गेहूं ले लिए और अपने घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन आज उसके धन्यवाद में वो पुरानी लाचारी नहीं थी। आज उसमें एक सवाल छिपा था। रास्ते में चलते चलते वो यही सोच रहा था। अगर ये जमीन आज भी बाबूजी के नाम है तो फिर वह हमारी ही हुई। यही सोचते सोचते जब वो घर पहुंचा तो सुनीता दरवाजे पर ही खड़ी थी। इतनी देर क्यों हो गई? कुछ नहीं, काम ज्यादा था। बाबा, इसका मतलब अब मैं स्कूल जा पाऊंगा। हाँ बेटा, कल जरूर स्कूल जाना। थोड़ी देर बाद सब लोग सो गए, लेकिन रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर पर लेटे लेटे कभी करवट बदलता, कभी उठकर बैठ जाता। क्या हुआ जी? नींद नहीं आ रही? आप बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ सुनीता, परेशान तो हूँ सुनीता। पर बात क्या है, मुझे भी तो बताइए। आज मैं सेठ धर्मवीर के गोदाम में काम कर रहा था। वहाँ मुझे कुछ पुराने दस्तावेज मिले। कौन से दस्तावेज? हमारी जमीन के और सबसे बड़ी बात यह है कि वह अभी भी बाबूजी के नाम पर है। क्या सच में? हाँ, तो तुम क्या सोच रहे हो? अगर कागज सही है तो उस हिसाब से वह जमीन अभी भी हमारी ही हुई। अगर वह जमीन हमें वापस मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। मुझे लगता है जैसे सब चल रहा है वैसे ही चलने दो। बड़े लोगों के मुंह लगना अच्छी बात नहीं होती। नहीं सुनीता, मैं नहीं चाहता कि जिस प्रकार मैं सारी उम्र डर डर कर जिया हूँ, मेरा बेटा भी वैसा ही जीवन व्यतीत करे। मैं उसके लिए एक अच्छा भविष्य चाहता हूँ। सुबह होते ही रमेश कहीं जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो रमेश? कुछ नहीं, एक छोटा सा काम है। एक जगह जा रहा हूँ, आकर सब बताऊंगा। दरअसल रमेश तहसील जा रहा था। उसने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो परेशान हो। रमेश पैदल ही तहसील की ओर जा रहा था। रास्ते भर उसे वही कागज याद आते रहे जो कल रात गोदाम में मिले थे। नमस्ते सर जी। नमस्कार, बोलो क्या काम है? मुझे अपने पिताजी के नाम से एक जमीन के बारे में जानकारी लेनी थी। रमेश उनको खसरा नंबर बताता है। तुम्हारे पिताजी का नाम हरिप्रसाद है और जमीन 3 बीघा है। जी हाँ, पर अभी तो उस जमीन पर खेती कोई और कर रहा है। देखो, जमीन के कागजों पर नाम नहीं बदला है, तो जमीन तो उस हिसाब से तुम्हारी ही हुई। अगर तुम्हें और जानकारी चाहिए है तो अंदर बैठे अधिकारी से बात कर लो। ये बात सुनते ही रमेश तुरंत अंदर उनसे मिलने चला जाता है। बोलो रमेश, क्या बात है? सर, मेरे पिताजी की जमीन के बारे में बात करनी थी सर। 2 मिनट रुको रमेश, मैं अभी फाइल मंगवाता हूँ। अधिकारी फाइल मंगवा कर देखता है। देखो रमेश, रिकॉर्ड में अब भी हरिप्रसाद का ही नाम है। तो फिर धर्मवीर सिंह उस जमीन पर कैसे कब्जा किए हुए है? रमेश, पहले कई बार गांवों में बिना नामांतरण के ही जमीन हड़प ली जाती थी। तो क्या मुझे मेरी जमीन वापस मिल सकती है? हाँ, मिल सकती है। अगर तुम आवेदन दोगे तो जांच होगी। लेकिन सर, वो बहुत बड़ा आदमी है। कोई भी आदमी कानून से बड़ा नहीं होता। ठीक है सर, तो मैं फॉर्म जरूर भरूंगा। रमेश ने कांपते हाथों से फॉर्म भरा। उसने पहली बार अपने हक के लिए कागज पर दस्तखत किए। दस्तखत करके वो अपने घर लौट आया। आ गया? हाँ, आ गया। और एक खुशखबरी भी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? सुनीता, तुम्हें पता है
हमारी जमीन आज भी बापूजी के नाम पर है। क्या आप सच कहे? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज मैं तहसील गया था, वहां बड़े बाबू ने मुझे बताया कि हमारी जमीन अभी भी बाबूजी के नाम पर ही है। मैं फॉर्म भर आया हूँ, अब शहर से जांच टीम आएगी और हमारी जमीन हमें वापस मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ धर्मवीर सिंह अपने घर में बैठा था। आज मजदूर थोड़े कम आए हैं। कल किसी और को बुला लेना। मालिक, तहसील से कुछ लोग आए थे। क्यों, क्या काम है उनको? पुराने कागजों के बारे में पूछ रहे थे। कागज? कौन से कागज? कुछ पुराने जमीन के कागजों के बारे में बोल रहे थे मालिक, और यह भी कह रहे थे कि कल फिर आएंगे, कागज तैयार रखना। ये सुनकर धर्मवीर का चेहरा पीला पड़ गया। अगले दिन भैरवपुर में हलचल थी। तहसील से जांच टीम आने वाली थी। ये खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। उसी दिन रमेश अपने घर पर बैठा होता है, तभी सुनीता उसके पास आकर बैठ जाती है। सुनिए, आज वो अफसर लोग आएंगे ना? हाँ सुनीता। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बेकार की चिंता करती हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी गांव के चौराहे पर एक सफेद सरकारी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से 2 कर्मचारी और 1 अधिकारी उतरे और सीधे धर्मवीर के खेतों की ओर जाने लगे। लगता है आज तो बड़ा मामला है। हाँ भैया, जब मामला धर्मवीर सेठ के यहाँ का हो तो बड़ा तो होगा ही। सही कह रहे हो, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मामले, उनका काम वही जाने। अधिकारी खेत की नाप करवा ही रहे थे, तभी वहाँ धर्मवीर सेठ आ जाता है। ये सब क्या हो रहा है? सरकारी जांच चल रही है। पर ये जांच मेरी जमीन पर क्यों हो रही है? क्योंकि रिकॉर्ड में ये जमीन अभी भी हरिप्रसाद के नाम दर्ज है। हरिप्रसाद? कौन हरिप्रसाद? तभी रमेश वहाँ पर आकर कहता है, हरिप्रसाद मेरे पिताजी का नाम है। धर्मवीर गुस्से में अधिकारी से कहता है, पर ये तो बहुत पुराना मामला है। आप ये बताइए, क्या आप इस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं? हाँ, कई सालों से। तो क्या आपके पास नामांतरण के कागज हैं? अभी तो नहीं है। तो आज से यह जमीन विवादित मानी जाएगी। जांच पूरी होने तक कोई भी इस जमीन पर खेती नहीं करेगा। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? और आप जानते हैं कानून क्या होता है। धर्मवीर सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जांच टीम वहां से रवाना हो गई। रमेश भी अपने घर लौटने लगा, लेकिन तभी धर्मवीर सेठ ने उसे रोक लिया। बहुत आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो रमेश। मैं आगे नहीं निकल रहा साहब, मैं तो वहीं खड़ा हूँ जहाँ मुझे खड़ा होना चाहिए था, अपनी जमीन पर। सोच लो रमेश, अभी भी वक्त है, वरना बहुत पछताओगे। मैंने सोच समझकर ही फैसला किया है, अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। भैरवपुर गांव में अब हर जगह उसी जमीन की चर्चा होने लगी थी। लोग धीरे धीरे समझने लगे थे कि सालों से जो जमीन धर्मवीर सिंह की समझी जाती थी, वो शायद सच में उसकी थी ही नहीं। लेकिन गांव के लोग खुलकर बोलने से अभी भी डरते थे, क्योंकि धर्मवीर सिंह सिर्फ अमीर ही नहीं था, बल्कि बहुत प्रभावशाली भी था। उधर धर्मवीर सिंह गुस्से में अपने कमरे में टहल रहा था। एक मामूली आदमी मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। आखिर उसमें इतनी हिम्मत आई कहां से? वह मामूली आदमी नहीं है, क्योंकि जिसके साथ सच खड़ा होता है वह कभी मामूली नहीं होता। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम उसकी तरफ क्यों बोल रही हो? मैं उसकी तरफ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। तुम्हें नहीं पता, अगर ये जमीन चली गई ना तो मेरी इज्जत भी चली जाएगी। ऐसी भी क्या इज्जत जो किसी गरीब की 2 वक्त की रोटी कुचलकर बनी हो। अगली सुबह आसान नहीं थी, क्योंकि आज धर्मवीर सिंह ने पंचायत बुलाने का फैसला किया था। दोपहर तक गांव के सभी लोग पंचायत में इकट्ठा हो गए। पंचायत शुरू की जाए। गांव वालों, आप सब जानते हैं कि मैं हमेशा सबकी मदद करता आया हूं, लेकिन आज उसी मदद के बदले मुझे क्या मिल रहा है? मेरे खिलाफ कानूनी जांच करवाई जा रही है। धर्मवीर जी, आप साफ साफ बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं। जी सरपंच जी, मैं कहना चाहता हूं कि सुरेश यह जांच बंद करवा दे। इसके बदले में मैं उसे 5 लाख रुपए देने को तैयार हूं। सुरेश, तुम्हारा क्या कहना है इस बात पर? सरपंच जी, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी जमीन वापस चाहिए। सुरेश, आज तुमने पूरे गांव के सामने मुझे मना करके ठीक नहीं किया। अब तुम्हें इसका अंजाम बहुत महंगा पड़ेगा। धर्मवीर सिंह की ये बात सुनकर सुरेश अंदर से डर तो गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहां से उठा और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल पड़ा। चौपाल वाली घटना के बाद धर्मवीर सिंह अपने घर पर ही बैठा था। तभी उसकी पत्नी शांति देवी उसके पास आती है।
क्या हुआ जी, बहुत परेशान लग रहे हो? परेशान न हूं तो क्या करूं? जमीन तो जाएगी ही, साथ साथ पूरे गांव में मेरी इज्जत भी खराब हो जाएगी। ये मामला यहीं खत्म करना होगा। यह सब आपके ही कर्म हैं, जो अब लौटकर आपके पास आ रहे हैं। शांति, तुम फिर शुरू हो गई। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी ये बेकार की बातें। मैं कोई बेकार की बात नहीं कर रही हूँ। आपको याद है जब सुरेश के पिताजी आपके पास कर्ज मांगने आए थे, तब आपने धोखे से उनकी जमीन के कागज गिरवी रखने के बहाने अपने पास रख ली थे और उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाकर उनकी जमीन अपने नाम करवा ली थी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। वह कोरा कागज तो आज तक किसी को नहीं मिला, पर असली जमीन के कागज जो अभी भी हरिप्रसाद के नाम पर थे, वह सुरेश को मिल गए। और देखिए, उसकी ईमानदारी के कागज लेकर वह भाग नहीं गया। उसने कानून का दरवाजा खटखटाया और ईमानदारी से अपनी जमीन वापस मांगी। अगर वह ईमानदारी से अपनी जमीन मांग रहा है, तो आप उसे उसके कागज वापस क्यों नहीं दे देते? बस करो शांति। ये सारी बातें बाहर खड़ा उनका बेटा अर्जुन सुन रहा था। अर्जुन बहुत ईमानदार और पढ़ा लिखा लड़का था। ये सब सुनकर वो तुरंत अंदर आ गया। तो इसका मतलब आपके पास इतना पैसा गरीबों की जमीन धोखे से लेकर आया है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है पिताजी, और अब आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहते हो अर्जुन? आप एक कागज पर लिखकर दीजिए कि आपने किन किन लोगों की जमीन धोखे से अपने कब्जे में ली है और अब आप अपनी मर्जी से वह जमीन उन्हें वापस लौटा रहे हैं। नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा मत करना। अर्जुन की ये बात सुनकर धर्मवीर सिंह डर गया। मैं अभी लिख कर देता हूँ। इसके बाद धर्मवीर सिंह ने एक कागज पर सब कुछ लिख दिया और उस पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। फिर वो कागज अर्जुन को दे दिया। अगले दिन अर्जुन ने गांव के बीचों बीच सभी अधिकारियों, सुरेश और गांव वालों को इकट्ठा किया। सर, बहुत दिनों से गांव में एक जमीन का मामला चल रहा है, सुरेश भैया और मेरे पिताजी के बीच। हाँ अर्जुन, हमें पता है, लेकिन तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? सर, जमीन सुरेश भैया की ही है, और सिर्फ उनकी ही नहीं, गांव के कई लोगों की जमीन मेरे पिताजी के पास है, जो उन्होंने गलत तरीके से अपने पास रखी हुई है, और मेरे पास इसका सबूत भी है। ये कागज मेरे पिताजी का लिखा हुआ कबूलनामा है। इसमें उन्होंने माना है कि उन्होंने सबकी जमीन धोखे से ली थी और अब वह जमीन सबको वापस देंगे। वाह अर्जुन, मान गए तुम्हें। आज के जमाने में अपने ही पिता के खिलाफ सच के लिए खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। नहीं सर, यह मेरा फर्ज था। अफसर वो कबूलनामा लेकर चला जाता है। तभी सुरेश अर्जुन के पास आता है। अर्जुन बाबू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका यह एहसान कैसे चुकाऊंगा? आपने अपने ही पिता के खिलाफ जाकर गांव वालों की जमीन उन्हें वापस दिलाई है। भगवान आपका बहुत भला करे। नहीं सुरेश भैया, मैंने कोई एहसान नहीं किया। जिसका जो हक था वह उसे वापस मिल गया, क्योंकि अगर हम दूसरों का हक मारेंगे तो एक दिन भगवान हमसे उसका हिसाब जरूर लेंगे। और भैया, मेरा तो ये मानना है कि बेईमानी के 56 भोग से ईमानदारी की 2 रोटी ज्यादा अच्छी होती है। अर्जुन की ये बात सुनकर सुरेश और गांव वाले बहुत खुश हो गए। अब भैरवपुर में फिर से न्याय और सच्चाई की जीत हो चुकी थी और सभी लोग खुशी खुशी अपने अपने घर लौट गए।